गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम सेकेंड ईयर एबीएसटी पेपर इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सैलरी का मीनिंग देखा था और वेतन से आय के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। ये क्या था कि कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, इसको जानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देखे थे। तो हमने 6 प्रोविज़न कंप्लीट कर लिए थे। 6 प्रोविज़न में एक और एग्जाम्पल है इसका। एक एग्जाम्पल अपन ये भी कर सकते हैं इसमें, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, किसी होटल में गए, वहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खा के आते टाइम पे हमने क्या किया, जो भी वेटर है उसको टिप दी। टिप मतलब जो भी खाना आपने खाया उसके बाद में एक्स्ट्रा उसको 150 रुपये देकर आगे टेबल पे रख के। तो उस केस में क्या होगा, जो उसको हमसे 50-100 रुपये मिल रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी पे हमने नहीं लगाया है। उसको नौकरी पे किसने लगाया? उस होटल के मालिक ने, जो ऑनर है उस होटल का, उसने लगाया उसको वहाँ पे, जो भी है सर्विस पे, उसके अंडर में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो। तो अब वो क्या होगा इस केस में, उस मालिक से उसको अगर कोई पैसे मिलते हैं उसके सर्विस के बदले, तो वो होगा सैलरी हेड में टैक्सेबल। लेकिन उसकी सर्विस के बदले हमसे कुछ मिल रहे हैं, मतलब हम कस्टमर से कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो क्या होगा, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 पॉइंट का ही एग्जाम्पल है। 7 पॉइंट देखो, वेतन में मजदूरी में कोई अंतर नहीं। ये क्या है? वेतन या मजदूरी। वेतन मिलता है मानसिक श्रम के लिए, ठीक है ना, कोई भी दिमाग का काम करते हो आप। मजदूरी मिलती है शारीरिक श्रम के लिए, मतलब कोई भी फिजिकल आप वो वर्क करते हो तो उसके लिए। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों कहाँ टैक्सेबल होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। 8 पॉइंट देखो, स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। आपके पास ये पॉइंट आएगा, स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। इसका मतलब वॉलेंटरी सरेंडर और फोरगोइंग ऑफ सैलरी, ठीक है। 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम देखो कैसे समझते हैं। वॉलेंटरी सरेंडर मतलब स्वैच्छिक त्यागना, स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग के केस में क्या होगा, यदि वो हमारा जो स्वैच्छिक त्याग, हम अपनी सैलरी का अपने इच्छा से त्याग कर रहे हैं, इच्छा से उसको छोड़ रहे हैं किसी की हेल्प के लिए, अगर हम वो त्याग वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961 सेक्शन 2 के अंतर्गत छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्ट देख लेना, ये एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम अपनी सैलरी के, जैसे हमको क्या है 10,000 रुपये मिलने वाले हैं सैलरी के, लेकिन 10,000 में से हमने क्या किया, 2,000 बाढ़ पीड़ित थे कोई, तो उसके लिए भेज दिया, या कोई भी है कोई भी एनजीओ या कोई भी पुअर सोसाइटी है, उसको हमने हेल्प करने के लिए हमने 2,000 रुपीज़ अपनी सैलरी से कटवा लिए। बोला कि हमको तो 8,000 पे कर देना, अपने एम्प्लॉयर को बोला 8,000 पे कर देना, 2,000 हम अपनी सैलरी छोड़ रहे हैं नीडी पीपल के लिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने वो पैसा वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के अंतर्गत अगर छोड़ा है वो पैसा, तो क्या होगा, हमारी सिर्फ 8,000 सैलरी टैक्सेबल होगी। जो पैसा हमने लिया ही नहीं सैलरी का, जो हमारे हाथ में आया ही नहीं 2,000 रुपये, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 8,000 रुपये सैलरी पे ही टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी को छोड़ना, वेतन को छोड़ना। वेतन को छोड़ना कैसे? बस आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि हाँ मेरा जो 10,000 का वेतन है उसमें से 2,000 काट के अब नीडी पीपल को दे देना, और मेरे को यहाँ पे 8,000 रुपये दे दो, ठीक है। आपने ये बोला, कोई एक्ट के अंतर्गत नहीं किया, ये वाले काम आपने किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं कटवाए पैसे, जस्ट उसको बोला पैसे कटवा लिए। तो क्या होगा इस केस में, वो वाली सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ड्यू बेसिस पे। ड्यू, आपने 4th पॉइंट देखा था, 4th पॉइंट देखना आप, जो मैंने पढ़ाया था आपको, कर दायित्व का आधार, ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर। या तो आपकी सैलरी ड्यू हो गई हो, मतलब उस पूरे महीने आपने काम कर दिया, 10,000 पर मंथ में आप काम कर रहे थे, 10,000 पर मंथ में, और आपने वो पूरे मंथ काम किया, तो आपकी 10,000 सैलरी ड्यू हो गई। रिसीव अब आपको कितनी भी हो, पहले ड्यू या रिसीव, इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाता है उस बेसिस पे टैक्स लगता है। तो अपने क्या होगा यहाँ पे, अपने इस केस में होगा कि ड्यू बेसिस पे इसमें पूरा 10,000 टैक्सेबल होगा। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी केस में पूरे 10,000 पे टैक्स लगेगा, 8,000 पे नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, नहीं सॉरी, ऑन ड्यू बेसिस,
ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, ये गलती से था, इसको काट लेना, ड्यू होते ही उस पर टैक्स लग जाएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कर मुक्त वेतन, टैक्स फ्री सैलरी। इसका मतलब क्या है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से, अपने नियोक्ता से कैसा वेतन मिलता है, टैक्स फ्री, बोलता है लो आपकी सैलरी ले जाओ और इस पे कोई टैक्स मत पे करना, इसका टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर जहाँ आप नौकरी कर रहे थे, आपका मालिक क्या बोलता है कि लो ये आपकी 10,000 सैलरी ले जाओ, इस पर कोई टैक्स मत पे करना, इसका टैक्स मैंने पे कर दिया है। ठीक है, आप तो बस ये 10,000 रुपये सैलरी ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा जैसे टैक्स बन रहा था 1,000 रुपीज़, ठीक है, तो उसने टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स पे किया, इसका मतलब उसने हमारी लाइबिलिटी पे कर दी। ठीक है, लाइबिलिटी अगर देखा जाता तो 10,000 हमको सैलरी मिल रही है, उसमें से हमको क्या करना था, 1,000 टैक्स पे करना था। ठीक है, ये अज्यूम करना है कि 10,000 सैलरी मिल रही है और उस पर 1,000 टैक्स लग रहा है, ऐसा इन एक्चुअल है नहीं। अभी हम स्लैब रेट्स और जो भी है, स्लैब रेट्स जो भी है वो सब देखेंगे कितनी का इनकम पे टैक्स लगता है। लेकिन अब एक बार समझने के लिए कि जैसे 10,000 आपको सैलरी मिल रही है, उस पर 1,000 आपको टैक्स देना है, वो टैक्स क्या किया आपका मालिक जो था एम्प्लॉयर, उसने पे कर दिया टैक्स भी। तो इस केस में क्या होगा, उसने आपकी लाइबिलिटी पे कर दी, तो एक तरह से उसने आपको सैलरी ही दी है, आपको एक हेल्प ही की है। तो हेल्प का कितना हुआ, 1,000 रुपीज़। तो आपकी सैलरी इन एक्चुअल आपको उस बंदे से, जो आपका मालिक था, उससे आपको 10 + 1 11,000 रुपीज़ मिले हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली 1,000 की भी आपको इनकम ही हुई है, अदरवाइज वो आपको पे करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी हेड में कितने टैक्सेबल होंगे, 11,000। ये देखो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, टैक्स फ्री सैलरीज रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है, ये आ गया अपना क्रॉस टैक्स अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है ना, पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपका टैक्स पे कर दिया, पेड बाय एम्प्लॉयर। ये दोनों जुड़ के, ये 10,000 और ये 1,000 उसने पे कर दिया अपना, तो अपना क्या हुआ, अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। एक तरह से अपनी इनकम कितनी होगी यहाँ पे, 11,000। ये इनकम डायरेक्ट मिल गई, ये इनकम इनडायरेक्ट मिल गई, मतलब उसने हमारे होने वाले खर्चों से हमको बचा लिया। तो 11,000 क्या हो गया, हमारा टैक्सेबल सैलरी हो गया। और ये कहाँ होगा टैक्सेबल, कहाँ लगेगा इस पर टैक्स, सैलरी हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, जो कि फर्स्ट हेड है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वहाँ पे इसकी टैक्सिंग होगी। इसके बाद में 10th पॉइंट है अपना, वेतन किसी भी समयांतराल में प्राप्त हो सकता है। वेतन ये है कि दैनिक या फिर दैनिक मतलब पर डे, 15 डेज पर, 30 डेज पे, 6 मंथ्स पे, क्वार्टरली, ईयरली, कैसे भी पे हो सकता है। समयांतराल का कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह से सैलरी मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में है नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान, वॉलंटरी पेमेंट्स बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, आपको कोई सैलरी मिली और एम्प्लॉयर ने आपको कुछ पेमेंट्स भी कर दी एक्स्ट्रा, सैलरी तो मिल ही रही, 10,000 सैलरी मिल गई, और उसने क्या किया, 4-5 हज़ार रुपये की आपकी कहीं लाइबिलिटी पे कर दी आपको हेल्प के लिए। तो हेल्प करने के लिए वो हमारे लिए कुछ पेमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो 10,000 ही मिल गए, 4,000 रुपये अपने लिए पेमेंट कर रहा है वो, जैसे पेट्रोल का खर्चा चुका दिया, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ कर रहा है अपने लिए, कोई भी हेल्प कर रहा है, तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 और ये उसकी हेल्प का 4,000 रुपये, 10 और 4 14,000, तो अपना 14,000 पे टैक्स लगेगा सैलरी हेड पे। ठीक है, और इसमें ये भी हो सकता है कि वो आपको गिफ्ट दे रहा, आपका बर्थडे था उस पर गिफ्ट दिया आपको, या फिर कोई भी ओकेजन था उस पर गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। अगर गिफ्ट वो दे रहा है तो आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करना, वो टैक्स फ्री, कर मुक्त मानना है। अब अगला है 12 पॉइंट, वेतन में से की गई कटौतियाँ, डिडक्शंस आउट ऑफ सैलरी। अगर मान लो आपके वेतन में से, अभी तक तो क्या था, हमने 1-2 पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे, आपको एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ पैसा दे रहा था। ठीक है, या तो आपका टैक्स पे कर रहा था, अगर टैक्स पे कर रहा है, हमारी लाइबिलिटी पे कर दी, तो हम क्या करेंगे, उस पर भी टैक्स देंगे। ठीक है ना, वो हमारी इनकम मानेंगे जो उसने हमको हेल्प की है। और दूसरा क्या था, अपना कोई वॉलंटरी पेमेंट्स कर रहा है, अपने कोई जो भी है कुछ भी, तो पेमेंट्स कर रहा है, तो एक तरह से हमारी इनकम है, उसको भी इनकम ही मानना है। 4,000 हमारी लाइबिलिटी उसने कम कर दी कहीं पे करके, तो 14,000 पे हमको टैक्स देना है। तो अब तक तो क्या था, वो हमको हेल्प कर रहा था, सैलरी में डिडक्शन नहीं कर रहा था, सैलरी में कुछ डिडक्ट ना हो इस वजह से वो हमको हेल्प कर रहा था। अब क्या है, वेतन में से की गई कटौतियाँ।
अब ये है कि अपनी सैलरी है वो हमको कट कटा के हाथ में आ रही है, ठीक है, बहुत सारे डिडक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद में हमारे हाथ में आ रही है। तो इस केस में जो कटी वटी जो सैलरी मिल रही है लास्ट में पूरे डिडक्शंस के बाद उस पर टैक्स लगाएं, या जो हमारी ग्रॉस सैलरी थी बिफोर डिडक्शन उस पर टैक्स लगाएं, ये देखना है। तो देखो इस केस में क्या है, सैलरी अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन ये है, मतलब सारी सैलरी पे जितनी भी काट छाट करनी थी सारी कटिंग कर दी, सारे इस पे जो भी डिडक्शंस थे सारे लेस करके हमने यहाँ दिखा दिया। अब जितना भी डिडक्शंस हुआ उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, इन सबको ऐड बैक करके और फिर यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। देखो कैसे, आपकी सैलरी 50,000 थी, ठीक है, आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन गया 5,000, ठीक, ये 50,000 थी, ध्यान रखना 50,000 थी, 5,000 का पीएफ कंट्रीब्यूशन गया, 50,000 थी आपकी, वापस देखो इसको, 50,000 थी आपकी आफ्टर डिडक्शन, आपके हाथ में क्या हुआ, सैलरी उसने दी, आपके एम्प्लॉयर ने 50,000 की ले जाते रहे 50,000, और मैंने इसकी कटौती कर ली है। तो आपको अब टैक्स लगवाना है सैलरी पे। तो आप पूछोगे कटौतियाँ कैसे क्या की, मुझे बताओ क्या क्या कितना क्या कटा है पैसा। तो बताएगा 50 में से नहीं, जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन का आपका 5,000 रुपये कट चुका है, और इसमें LIC प्रीमियम का भी आपका 5,000 रुपये कट चुके हैं, इनकम टैक्स के भी आपके 5,000 कट गए हैं, और ये क्या है, लोन इंस्टॉलमेंट भी आपकी 5,000 जा चुकी है, ठीक है। आपको इसने ये सूचना दी। अब आप टैक्स लगाओगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल करोगे अपनी इनकम को, तो टैक्स किस पे लगाओगे, 50,000 पे लगाओगे या इस ग्रॉस सैलरी पे लगाओगे। टैक्स कहाँ लगाना होगा, इस ग्रॉस सैलरी पे, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी ये मानी जाएगी, ग्रॉस सैलरी ही टैक्सेबल होगी। तो अब देखो क्या करोगे, 50,000 में पीएफ का जो पैसा कटा था कर्मचारी का, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉय का अंशदान, ये सब आप आगे क्वेश्चंस करोगे, वो सब ध्यान रखने की बातें, ये सब चीज़ें देख लेना आप, ये सब चीज़ें आगे क्या क्वेश्चन करोगे सारी बातें वहाँ काम आएगी। 50 में 5 ऐड करोगे, फिर ये 5 ऐड करोगे, फिर ये 5, फिर ये 5, आपका कितना होगा 70,000, 70,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी है सैलरी हेड में, और सैलरी हेड में आपको 70,000 पे टैक्स लगाना है। नेक्स्ट है अपना 13 पॉइंट, सेवा समाप्ति के बाद मिला हुआ भुगतान। अगर मानो आपने कहीं पे जॉब की हो, ठीक है, 60 साल आपने कहीं जॉब कर ली, आप रिटायर हो गए, या हो सकता है आपने बीच में VRS ले लिया, मतलब खुद के मन से आपने जॉब छोड़ दी है, तो उस केस में क्या आपको वहाँ से आपकी सर्विस के बाद भी, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ सर्विस के बाद भी अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं, पैसे किस किस नाम से मिल सकते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, या कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हो, सुविधाएं, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या होती है भी आप आगे पढ़ेंगे, ये भी क्या मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, मोस्टली आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, और ये पेंशन मिलेगा, ठीक है, और भी बहुत, VRS लेते हो तो VRS का पेमेंट मिलेगा, बहुत सारे पेमेंट्स है जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलते हैं। तो सेवा समाप्ति के बाद अगर आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है, या फिर हो सकता है आप खुद जॉब छोड़ के आ रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको कुछ पेमेंट्स दे रहे हैं आपके एम्प्लॉयर, तो वो कहाँ होगा, टैक्सेबल सैलरी हेड में, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड, वह वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। लेकिन अगर आपको आपका नियोक्ता कोई गिफ्ट्स दे रहा है, जैसे कोई भी ओकेजन हुआ, न्यू ईयर पे, होली पे, दिवाली पे कोई भी गिफ्ट्स दिए आपको, तो उस केस में क्या होगा, वो आपको आपके पर्सनल रिलेशन की वजह से मिल रहा है गिफ्ट्स, ना कि आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो वो जो पर्सनल रिलेशन की वजह से गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो क्या होगा, कहीं भी टैक्सेबल नहीं होंगे, वो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। और टैक्स फ्री भी कैसे होंगे हम ये देखेंगे, अदर सोर्सेज हेड में उसमें भी एक लिमिट होती है टैक्स फ्री करने की, सारे गिफ्ट्स टैक्स फ्री नहीं होते हैं, एक लिमिट होती है, टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना गिफ्ट्स है वो बात की बात है। हमको यहाँ पे ये देखना है कि पर्सनल गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी हेड में उसको टैक्सेबल नहीं करना है, और कहीं भी करना है नहीं करना उसका बाद में विचार किया जाएगा। अब है 14 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इन प्रोविजंस का, वेतन उपार्जित होने का स्थान, प्लेस ऑफ अक्रूअल ऑफ सैलरी। देखो आपने जहाँ भी सर्विसेज दी ना, वहीं पे ही आपकी क्या होगी, सैलरी का उपार्जन हो जाएगा, मतलब सैलरी अर्जित हो जाएगी, सैलरी अक्रू हो जाएगी। जैसे आपने क्या हुआ, भारत में सेवाएं दी, आपने अपनी सर्विसेज कहाँ दी, इंडिया में, आपने क्या किया यहाँ पे जॉब की, ठीक है, उसके बदले में आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो कहाँ कमाई हुई मानी जाएगी, वो मानी जाएगी भारत में कमाई हुई, और यहीं पे क्या
यहीं पे अक्रूवल माना जाएगा, यहीं पे टैक्स लगेगा उस पर। और दूसरी बात ये है, अगर मान लो आप भारत से बाहर सर्विसेज दे रहे हो, भारत से बाहर सर्विसेज दे रहे हो आउट ऑफ इंडिया, और वहाँ सर्विसेज दे रहे हो और वहाँ आपको कोई सैलरी मिलती है, तो उसका प्लेस ऑफ अक्रूवल कहाँ होगा? आउट ऑफ इंडिया होगा। इसका मतलब जहाँ हमने सर्विसेज दी है वहीं पे क्या होगा? प्लेस ऑफ अक्रूवल होगा, वहीं आपकी आय अर्जित मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, धारा 9 उपधारा 1। ठीक है, ये देखो मैं बुक से ही बता देती हूँ आपको। इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? धारा 9 उपधारा 1, धारा 9 मतलब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एंड 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को, किसको? भारतीय नागरिक को, ये अंडरलाइन करना, भारतीय नागरिक को चुकाए गए वेतन, भत्तों एवं अनुलाभों को छोड़कर को भारत में उपार्जित माना जाता है, भले ही सेवाएं विदेश में दी गई हो। अब तक अपन क्या पढ़ रहे थे? हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ सर्विसेज देगा, वेतन शीर्षक की आय उस स्थान पर उपार्जित मानी जाती है, उस स्थान पर अक्रूव की मानी जाती है जहाँ पर कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति भारत का नागरिक हुआ और उसने क्या हुआ, भारत के बाहर सेवाएं दी, तो भी क्या होगा? वो भारत में उपार्जित माना जाएगा, वो वेतन भारत में उपार्जित माना जाएगा, यही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई भारत का ही है कोई व्यक्ति है, लेकिन वो यहाँ का नागरिक नहीं है, उसने नागरिकता क्या की? आउट ऑफ इंडिया की ले ली है, तो वहाँ अगर कमा रहा है तो उसकी सैलरी वहीं अक्रूव मानी जाएगी, वहीं टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये पढ़ लेना। इसमें क्या बोला? भत्तों एवं अनुलाभों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि भत्ते और अनुलाभ ऐसे पर्सन के, भारतीय नागरिक के क्या होते हैं? एग्जैम्प्ट, मतलब कर मुक्त, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ये आप मैंने यही बता दिया। इसका वेतन, भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर सेवाएं दे रहा है, उसका वेतन तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा भारत में, लेकिन भत्ते और अनुलाभ ये कहीं टैक्सेबल नहीं होंगे, एग्जैम्प्ट होंगे। ठीक है, आपके पास बुक नहीं है तो एक बार मैं बुक से ही दिखा देती हूँ आपको। पॉइंट सारे आप पढ़ लेना इसमें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। टेक्स्ट फॉर्म में जो हमने डिस्कस किए हैं 14 पॉइंट्स, उसके बारे में दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना इन्हें। पॉज करके पढ़ लेना। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास पे हम देखते हैं आगे वेतन में सम्मिलित मदें। अभी आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू।